जागरूक होने की जरूरत है। पॉलिटिकली सूरत, राजकोट और अहमदाबाद के कुछ इलाकों में 12 से 15 सीटों पर जो 200 से लेकर 800 और 1000 तक जो हार जीत का जो अंतर रहा है, वहां पर ईवीएम टेम्परिंग का बड़ा मुद्दा है। गुजरात के अंदर सूरत और खास तौर पे राजकोट के अंदर मैंने देखा, एक बहुत ही सोचने वाली बात यह है कि जिस ईवीएम के अंदर रिकाउंटिंग हुई है उसी के अंदर कई बार चेंज हुए हैं। मतलब कोई 300 वोटों से जीत रहा हो, रिकाउंटिंग होती है तो वो 6000 वोटों से जीता हुआ है। लाखाबाई भरवाड़ की जहां तक विरंगाओं की बात है, तो ये सारी बातें ईवीएम के लिए भी सोचने वाली बात है। मैंने पिछले 3 दिनों से लगातार इसी मुद्दे पर बातचीत कर रहा हूँ और मैंने जहां जहां जिस विधानसभा क्षेत्र को लेकर जो मैंने ट्वीट की थी, वो देखने वाली बात है कि वहां पर 200, 300, 400 वोटों से का या भाजपा जीती या कांग्रेस जीती है। दूसरी बड़ी बात है कि ना मैं कोई राजकीय पार्टी या ना कोई मैं किसी पार्टी का पदाधिकारी हूँ, लेकिन स्वाभाविक है कि हमारा जो आंदोलन है वो जारी रहेगा और मजबूताई से, मतलब आने वाले 25 तारीख जल्द से जल्द इस आंदोलन को शुरू करेंगे। दूसरी एक बड़ी और समझने वाली बात ये थी कि सूरत के अंदर जो वराछा सीट है, कामरेज सीट है, वहां पर 1 लाख से अधिक पटेल समुदाय के वोट है। तो वहां पर जो हार जीत का मायना रखता है वो ये नहीं रखता कि हम हारे या हम जीते, लेकिन बड़ा मुद्दा ये रखता है कि इतने सारा क्राउड सभा में होने के बावजूद भी ये सारा मामला क्यों हुआ। दूसरी एक बड़ी बात है कि कई सारे ईवीएम जो बिना सील हुए खुले थे, मतलब राजकोट ग्राम्य के अंदर था, विजय भाई रूपाणी जो सीएम थे उनके एरिया के अंदर था, मानसा के अंदर था, विसनगर के अंदर था और कामरेज और वराछा के अंदर। तो ये सारे मुद्दे भी सोचने लायक है। और बड़ी बात तो यही कहूंगा कि हमारी जो बातें थी वो हमारे स्वार्थ की नहीं, जनता के अधिकार की और स्वार्थ की थी। हार जीत मान लो जो भी हुई है, लेकिन मैं कहता हूँ कांग्रेस पार्टी को और बहुत सारे विपक्ष के दलों को भी एकजुट होकर ईवीएम के खिलाफ मुहिम छेड़नी चाहिए। अगर एटीएम हैक हो सकते हैं तो ईवीएम क्यों नहीं। अगर रिकाउंटिंग में जो मतगणना हुई थी, अगर रिकाउंटिंग में उसके अंदर चेंज होता है तो इस पर सोचने वाली बात है। मुझे भरोसा है कि गुजरात की जनता ने जो भी निर्णय लिया है अच्छा ही लिया था, लेकिन पैसों के जोर और पूरे हमारी भाषा में हम यहाँ पर कहते हैं घटिया सोच की दिमाग की वजह से ये पूरा प्लान भाजपा की ओर से किया गया। ये कोई चाणक्य फाणक्य की रणनीति नहीं थी, ये तो पैसों का जोर और कहीं ना कहीं कुछ इलाकों में जो ईवीएम का मामला चलाया है वो बड़ा मुद्दा है। हमारा आंदोलन आने वाले दिनों में से जल्द शुरू होगा और वही आरक्षण का मुद्दा, वही किसानों की कर्जा माफी और किसानों को सही फसल के दाम देने का मुद्दा और बेरोजगारी के मुद्दे पर हम लड़ाई जारी रहेंगे। और मुझे भरोसा था, मैंने कहा था कि हार जीत मतलब भाजपा 100 सीट, 98 सीट या 102 सीट और कांग्रेस 80 सीट, 82 या 85, मतलब कोई ईवीएम पर शंका ना कर सके ऐसा माहौल बनाया गया है। कोई बात नहीं, गुजरात के अंदर टेम्परिंग करके चुनाव जीतने वाली भारतीय जनता पार्टी को मैं शुभकामनाएं देता हूं कि आने वाले 5 साल हमारे जैसे आंदोलनकारियों के खिलाफ आपको हम पर अत्याचार तो करने पड़ेंगे, हम जेल में जाने के लिए तैयार है, लेकिन हमारी लड़ाई जारी रहेगी वही खुमारी के साथ, वही अभिमान के साथ और वही दादागिरी के साथ एक क्रांतिकारी भावना से हम भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ते रहेंगे। हार्दिक भाई, प्रमाण है आपके पास जो आप ईवीएम की बात कर रहे हैं, किस प्रमाण के आधार पर आप कह रहे हैं? देखो, घनी बधी जगह लास्ट टाइम आप देख सकते हो कि 6 या 7 पाटीदार एमएलए कांग्रेस में थे, इस बार ज्यादा हो गए। मतलब पाटीदार इलाकों में तो काफी भाजपा के खिलाफ रुझान आए, मतलब वोट डाले गए थे। लेकिन जहां तक मैं कह रहा हूँ, सूरत और अहमदाबाद पूर्व और राजकोट के अंदर जो चीज देखने को मिली है वो 100% यही है, ताकि आप भी मुझे सवाल कर सके कि हार्दिक का जादू नहीं चला। लेकिन मैं बार बार यही कहता हूं कि मैं एक आंदोलनकारी हूं, मेरा काम था सिर्फ भाजपा के खिलाफ काम करना, क्योंकि उन्होंने हमारे समाज पर अत्याचार किया। लेकिन बड़ा मुद्दा यही है, क्या भाजपा सत्ता के अंदर बैठ गई है तो इन करोड़ों लोगों का आंदोलन गलत था? अगर हार्दिक अकेला मांगता तो गलत था, हार्दिक के साथ 100 लोग, 50 लोग या 1000 लोग मांगते तो गलत था। आज 1 करोड़ से ज्यादा लोग भाजपा के खिलाफ लड़ रहे थे, वो एक बड़ा मुद्दा है।
स्वाभाविक तौर पर हम कह सकते हैं कि भाजपा जीती, और अब सही है कि जो जीता वही सिकंदर, चाहे वो 93 सीटों से जीता हो, लेकिन उसको हम जीत कह सकते हैं। नोटा के जो कैंडिडेट है 5 लाख वोट तो सिर्फ नोटा को मिला है। 100 और 80 का आंकड़ा अभी चल रहा है, कांग्रेस की परफॉर्मेंस अच्छी हुई है, वोट प्रतिशत ज्यादा नहीं, जो के मुकाबले बीजेपी डाउन है। ईवीएम टैंपरिंग कैसे आखिर? देखो, मैं यही कहता हूं कि आपने भी कहा कि कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन किया है ताकि हम ईवीएम पर कि ज्यादा से ज्यादा शंका ना कर सके कि ईवीएम में कुछ नहीं हुआ, क्योंकि अगर लाना था तो बीजेपी 125 ला लेती और कांग्रेस को 60 तक खड़े कर देते। देखो, मैं यही कहता हूं, जो जीता वही सिकंदर। कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन किया नहीं किया वो मेरे लिए मायने नहीं रखता। हम कि जनता, आज हम स्वतंत्र भारत में रहते हैं, हमने वोट किया, उसके बाद भी हम सोच रहे हैं कि हमारा वोट सही जगह पड़ा है या नहीं पड़ा, वो एक दुख की बात है। और मैं बार बार कहता हूं कि कैलकुलेटर के अंदर ऑफ की स्विच नहीं होती, फिर भी हम उसको ऑफ करते हैं। एटीएम के अंदर भी हैकिंग होती है, एटीएम के लिए भी सरकार ने कहा था कि एटीएम के अंदर हैक हो रही है, जनता को ध्यान देना चाहिए। तो ईवीएम पर भी हमें सोचने वाली बात है। दूसरी एक बड़ी बात कहता हूं कि हम ईवीएम का उपयोग क्यों करते हैं, क्योंकि जल्द से जल्द मतगणना हो और इसके अंदर कुछ गलत ना हो। लेकिन 9 तारीख और 14 तारीख का ईवीएम हमें 5 दिन, 7 दिन और 10 दिन, और हिमाचल का 1 महीनों तक हमें बंद कमरे में रखा गया। ये बार बार चुनाव कमीशन के अंदर लोगों ने एफआईआर मतलब पूछा भी, उनको एफआईआर भी किया अंदर की, भाई यहाँ पर नमो नाम का वाईफाई क्यों चल रहा है। यहाँ पर कई ऐसी आदिवासी सीट पर जहाँ पिछले दरवाजे को तोड़कर कुछ लोग अंदर जाते, तो ये सब सोचने वाली बात है। सोचोगे तो मैं मानता हूँ कि आने वाले भविष्य में काफी अच्छा होगा। ईवीएम के खिलाफ आंदोलन करेंगे आप? देखो, ईवीएम के अलावा ईवीएम पर मुद्दा होगा आपका? मैंने बार बार कहा था कि हम इस मुद्दे पर बड़ी बात कहेंगे, बड़ी बहस भी करेंगे और काफी लड़ेंगे, क्योंकि मैं मानता हूं कि जो जापान, इजराइल, जो टेक्नोलॉजी के मामले में इतने बड़े देश है, फिर भी वो अपने देश का चुनाव टेक्नोलॉजी के भरोसे नहीं करता, तो आज हमारे देश के अंदर ये सारी बात होती है, तो हमें सोचने लायक है। ऐसा क्यों है कि सब कन्वीनियंट है? सॉफ्टवेयर इंजीनियर 140-5,000 कोई प्रमाण इस आधार पे? देखो, मैंने तो देखो, हमें जितना भी हमारे सूत्रों के द्वारा हवालों से जितनी भी माहिती थी, मैंने नाम लिखा है। हमने नाम शायद सोशल मीडिया में कहा था, सुजल शाह नाम का एक बड़ा अहमदाबाद की एक बड़ी कंपनी है जो भारतीय जनता पार्टी के साथ काफी कनेक्टिविटी है, उन्हीं के तो हमारे साथ हमारे सहयोगी अभिषेक शर्मा मौजूद है। अभिषेक, आप भी गुजरात गए थे, सूरत ही गए थे, और हार्दिक पटेल जो युवा नेता, युवा चेहरा एकदम उभरे हैं इन चुनावों में, उनका बार बार सूरत का जिक्र था और ईवीएम को लेकर वो जिक्र कर रहे थे। हालांकि जब वो ये कहते हैं कि इजराइल और जापान में क्यों नहीं इस्तेमाल होता, इजराइल जापान बहुत छोटे देश है, हमारा देश बहुत बड़ा है, लेकिन बहरहाल उनका बार बार ईवीएम पर, टैंपरिंग पर, और जो जिस तरह से वोटों की गिनती बाद में हुई, ईवीएम्स कहाँ रखी गई, ये सवाल बार बार कहना, उठाना, उसको कैसे देख रहे हैं आप वहां से? जहां पर सबसे ज्यादा उन्होंने बड़ा आंदोलन किया था और उस बड़े आंदोलन में उन्होंने वहां पर बहुत ज्यादा हिंसा भी हुई थी। वहां पर वो सीट पर कैंडिडेट को बदला गया था, प्रफुल्ल तोगड़िया को बदलकर धीरूभाई गजेरा को दिया गया था रातों रात, और वो हार्दिक पटेल की मांग पर दिया गया था। हार्दिक पटेल ने अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप देखिए 2 बड़े मुद्दे हैं। एक वो बड़ा मुद्दा, मैं पहली बार ये कि बराचा सीट पर किस तरीके से हार हो गई, क्योंकि धीरूभाई गजेरा को अगर उतारा था कांग्रेस ने तो उसके पीछे हार्दिक पटेल थे। उनकी पाटीदार अनामत आंदोलन ने कहा था कि हम उनको साथ देंगे और हम पाटीदार जो समाज है वो कंपटीशन में देगी वोट, और ये एक बड़ा सवाल है। दूसरा बड़ा सवाल ये भी उठता है कि एग्जिट पोल के बाद बहुत सारी जगहों पर जहां पर रीपोलिंग हुई, क्या वहां पर गणित बदले हैं, क्योंकि गणित बहुत सारी जगहों पर 500 से लेकर 2000 वोट तक के बीच में गणित बदलेंगे और बदले हैं, तो क्या उसका कोई असर रहा। तीसरी सबसे बड़ी बात ये कि जो इन पूरे चुनाव में जो सबसे बड़ा मुद्दा है कि क्या ये जीत 3 शहरों की जीत है, और ये 3 शहरों की जीत मैं इसलिए कह रहा हूं कि अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा और राजकोट थोड़ा छोड़ भी दे, अगर ये 3 शहर अहमदाबाद, सूरत और वडोदरा ये पूरी तरीके से बीजेपी को अपनी स्वीपिंग मेजॉरिटी नहीं देते या अपनी तरीके से पूरा समर्थन नहीं देते, तो ये नतीजे कुछ और हो सकते थे। और जो बड़ी एक और बात जो यहाँ पर दिलचस्प नजर आती है वो ये कि क्या अब इन हालात में गुजरात का मुख्यमंत्री को एक ऐसा चेहरा होगा
जो इस बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स यानी कि बहुत ज्यादा विषम परिस्थितियों वाले राज्य को इस समय चला पाएगा। क्योंकि आप देखिए पहले कांग्रेस इतनी मजबूत नहीं थी, बीजेपी के पास अच्छे नंबर्स थे पहले, जब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर सत्ता में थे तो उनके पास नंबर्स होते थे और कांग्रेस बहुत दयनीय स्थिति में थी यहाँ पर। और आप ये कह सकते थे कि उनके भरोसे मतलब जो सत्ताधारी पार्टी थी उसके भरोसे कांग्रेस चलती थी। चुनौतियां नई राज्य सरकार के